यूपी के सबसे बड़े दंगल में कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी का यह चेहरा उसकी चुनावी नैया पार लगा सकता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन के पीछे भी प्रियंका ने बड़ी भूमिका निभाई। राजनीति में प्रियंका की बढ़ती सक्रियता देखकर पार्टी का उत्साह भी बढ़ गया है। अब पार्टी कार्यकर्ता इस आस में बैठे हैं कि जल्द ही प्रियंका खुले तौर पर राजनीति में उतर सकती हैं। कभी भाई राहुल के साथ तो कभी मां सोनिया के साथ प्रियंका गांधी ने वक्त वक्त पर चुनाव प्रचार की कमान संभाली, लेकिन सक्रिय राजनीति में प्रियंका ने खुलकर कभी कोई भूमिका नहीं निभाई। पर इस बार बात कुछ अलग है। यूपी में सियासी वनवास खत्म करने की कोशिश में लगी कांग्रेस को प्रियंका गांधी संजीवनी की तरह दिख रही हैं। प्रियंका गांधी जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे साथ मिलकर उसने ये काम किया और सीटें आइडेंटिफाई करने में और प्रयास करना, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत कठिन काम होता है। समाजवादी पार्टी से अटके गठबंधन का रास्ता साफ करने के लिए कांग्रेस प्रियंका को धन्यवाद दे रही है। कहा जा रहा है कि प्रियंका और अखिलेश के बीच हुई एक फोन कॉल ने यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच सीटों का पेच खत्म किया और गठबंधन हो गया। इसके बाद हमेशा पार्टी के लिए पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाली प्रियंका का नाम पहली बार खुलकर यूपी की राजनीति में सुनाई पड़ा है। तो क्या सक्रिय राजनीति में ये प्रियंका के उदय की शुरुआत है? जानकारों की माने तो ये गांधी परिवार की ओर से प्रियंका की राजनीति में लॉन्चिंग का सिग्नल है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार की रणनीति बनाने में प्रियंका इस बार सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कांग्रेस के वॉर रूम में बनने वाली रणनीति के साथ साथ प्रियंका लगातार बड़े नेताओं से चर्चा भी कर रही हैं। राहुल की कोशिश के बाद भी 2014 लोकसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस के प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखने को मिली है। जाहिर है अब पार्टी प्रियंका के नाम पर दांव खेलकर यूपी चुनाव में ज्यादा सीटें पाने की आस लगाए बैठी है। हालांकि एसपी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन का श्रेय प्रियंका को दिया जाना विपक्ष के गले नहीं उतर रहा। विपक्ष दोनों पार्टियों में शहजादे और शहजादी की परंपरा निभाए जाने का आरोप लगाकर तंज कस रहा है। प्रियंका गांधी के पास अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा मैं समझता हूं कोई सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं है। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, निरक्षर हैं, 1 जून रोटी मिलती है। उनकी अगुवाई और नेतृत्व राजा और रानी करेंगे तो उस देश का दुर्भाग्य होगा। विपक्ष कुछ भी कहे, कांग्रेस में उत्साह है। पिछले कई दिन से केंद्र सरकार पर हमला करने के दौरान राहुल के तेवर बदले दिखे। उनके भाषणों में तीखापन और व्यंग्य दिखा। अब प्रियंका गांधी भी अगर राजनीति में खुलकर आ जाती हैं तो कांग्रेस के लिए ये दोनों हाथों में लड्डू होने वाली बात साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में ऐसे पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं जिनमें प्रियंका और सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल की तस्वीर एक साथ है। साफ है कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए प्रियंका गांधी का चेहरा आगे किया जा रहा है। 1991 के बाद से अगर यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन देखें तो पार्टी की मजबूरी समझ में आती है। 1991 में कांग्रेस 413 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उसे 46 सीट पर जीत मिली थी। 93 में 421 में सिर्फ 28 सीट पर, 96 से 126 सीट पर लड़कर 33 सीट, 2002 में 402 सीट में 25 सीट मिली, 2007 में 339 सीट पर लड़कर 22 सीट मिली और 2012 में 335 सीट में कांग्रेस को 28 सीट पर जीत मिली थी। यूपी के सबसे बड़े दंगल की उम्मीदवारी की लिस्ट पर विपक्ष ने वार किया। विपक्ष बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है। कल बीजेपी ने 155 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पार्टी में राजस्थान के जारी की। पार्टी में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की बहू को अतरौली से टिकट दिया गया। पहली लिस्ट में कल्याण सिंह के पोते को भी टिकट मिल चुका है। लखनऊ से सांसद रहे लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन को लखनऊ उत्तर से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से पार्टी का सिंबल मिला है। गोंडा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। कैराना से सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को भी कैराना से ही विधानसभा का टिकट मिला है और मुरादाबाद से सांसद सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह को बढ़ापुर से टिकट थमाया गया है। बीजेपी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से टिकट दिया है। पंकज के मुताबिक एक कार्यकर्ता की तरह कई साल मेहनत करने के बाद पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। हमारे साथ नोएडा के बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह युवा नेता हैं पार्टी के, लेकिन सबसे इनकी अहम पहचान जो अब तक रही है वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं। पंकज भाई, नोएडा से पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हो, लंबा इंतजार करना पड़ा? नहीं, चुनाव लड़ने का इंतजार तो लंबा हो सकता है, लेकिन पार्टी ने मंत्री के रूप में, महामंत्री के रूप में, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में प्रदेश में काम करने का अवसर दिया। और सिर्फ पद पर रहते हुए सिर्फ उसको वहाँ बैठने के लिए ही नहीं,
बल्कि पद पर रहते हुए भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उसके साथ साथ हम लोगों को काम भी मैं कहूँ तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से दिया। मैं इसके लिए अपने प्रदेश का नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, मैं उन सब लोगों के प्रति मैं बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं कि इतने कम उम्र में मुझे भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े संगठन में, पार्टी में मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर दिया। अब बात पंजाब के सबसे बड़े दंगल की। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान कैप्टन ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अरविंद केजरीवाल पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया। कैप्टन साहब, घर से निकले हैं, आज का कार्यक्रम में 3 रैलियां हैं आपकी। क्या आपके जहन में रहता है जब आप घर से निकलते हैं सुबह, कि किस तरीके के मुद्दे लोगों के सामने रखे हैं? पूरे पंजाब में बहुत प्यार दे रहे हैं, तो जब जाते हैं जहाँ भी सब भरे होते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, तो इससे ज़्यादा और कौन क्या चाहिए हमें। क्या मुद्दे आपके मन में होते हैं, कौन से मुद्दे आप रखते हैं लोगों के सामने जिससे आपको लगता है कि लोग वोट करेंगे? जानना चाहते हैं जो पंजाब के मसले हैं उनको हल कैसे निकालोगे, बेरोजगारी का क्या हल निकलेगा, किसानी की खुदकुशी कैसे रुकेगी, फसलें कैसी बदली जाएंगी, नई इंडस्ट्री कैसे आएगी, ये सब चीज़ें सुनना चाहते हैं। तो यही बताते हैं हम कि हमारा प्रोग्राम क्या है। क्या पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी आपके दिमाग में रहते हैं जब आप रैली में जाते हैं कि उन पर हमला किया जाए तो लोग उसको सुनना पसंद करते हैं? ऐसा कुछ सुनना तो पसंद करते हैं बादलों का और केजरीवाल दोनों का, क्योंकि दोनों ही एक ही किस्म का स्वभाव है उनका। चलते हैं गोवा में भी सबसे बड़े दंगल के लिए हलचल तेज हो गई है। बीजेपी सरकार में तो है, जाहिर है उसकी साख ज्यादा दांव पर है। कांग्रेस इस उम्मीद में बैठी है कि इस बार गोवा में उसे सरकार बनाने का मौका मिलेगा। इसी बीच आम आदमी पार्टी भी वहां एक बड़ा खिलाड़ी के तौर पर उभरती दिख रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर गोवा की जनता का मिजाज क्या कहता है। समंदर का किनारा, मौज मस्ती, संगीत और पर्यटकों की भीड़। गोवा का नाम आते ही ये तस्वीरें आंखों के आगे तैरने लगती हैं। जब देश के दूसरे हिस्सों में नए साल के जश्न ने विदाई ले ली, गोवा अब भी जश्न में डूबा हुआ। देश दुनिया से लाखों लोग गोवा की खूबसूरती और मस्ती से खिंचे हुए हर साल यहां आते हैं। इस बार भी गोवा में इस सीजन में करीब 8 लाख टूरिस्ट आ चुके हैं। लेकिन अब गोवा पर एक अलग ही रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है, चुनावों का रंग। गोवा की मस्ती भरी जिंदगी में अब बात मुद्दों की भी होने लगी। 5 साल तक राज करने वाली बीजेपी से हिसाब किताब मांगा जा रहा है। जनता विकास और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर चर्चा भी कर रही है। कुछ ऐसे ही मुद्दों की पड़ताल के लिए न्यूज 18 इंडिया पहुंचा स्थानीय मच्छी बाजार। मच्छी बाजार में मछली बेचने वालों से बात की तो महसूस हुआ कि नोटबंदी का मुद्दा यहाँ के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। गवर्नमेंट ने सबको तकलीफ में डाला, नोट चेंज करके हमारा धंधा चौपट हो गया। अब दोबारा धंधा ठीक हो गया कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ, धीरे धीरे हो रहा है, टाइम लगेगा। और भी क्या खरीदने आए हैं? मैं मच्छी खरीदने को आया। तो लेकिन चुनाव में नोटबंदी का लोग कहते गुस्सा है, लोग बोलते नोटबंदी किया, गलत किया। हाँ, तो नोट में गलत किया है। सब लोगों को, गरीब लोगों को बहुत तकलीफ हुआ है। बड़े लोगों को एक भी आदमी बैंक में नहीं आया है। कौन सी मछली आजकल ज्यादा बिक रही है? अरे बाबा, मच्छी किधर मिलता ही नहीं। मच्छी दरिया में, सब दरिया में लॉन्च आ दिया था, ये मच्छी नहीं मिलता। मच्छी वालों के पास से निकलकर हम पहुंचे गोवा के एक और आकर्षण वाटर स्पोर्ट की तरफ। गोवा का दोना पावला वाटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर्यटक भी खूब आते हैं। लेकिन क्या लोगों को वाटर स्पोर्ट के रोमांच का एहसास दिलाने वाले खुद मजे में हैं? चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाले और फिर अगले चुनाव में वोट मांगने वाले नेताओं के बारे में इन बोट चलाने वालों की राय अच्छी नहीं है। इसकी वजह है दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी इनकी कमाई उतनी नहीं होती कि अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर सकें। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिलती। शिकायत यह भी है कि इनकी परेशानियों की सुध लेने के लिए कोई नेता इनके पास नहीं आता। इतनी कमाई हो जाती है कि घर चल जाता है। उस पे ही घर चलता है ना सर, हम लोग उस पे कमाते हैं और सैलरी मंथ में मिलता है, उस पे ही घर चलाते हैं हम लोग। कितनी सैलरी मिलती है आपको? सैलरी बोलेगा तो हमको 10,000 है। 10,000 उस पे ही घर चलाता है। भाई बहन माँ बाप को उसी पे ही सब वो करता है। दोनापाला सर्कल से इधर तक आने को कितना 6 साल हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। लाइट भी नहीं है। कालंगोड़ जाओ, कालंगोड़ में भी रास्ता ऐसा फोड़ के सब रख दिया जेसीबी पे गड़ा गड़ा। पेंजिंग में जाओ, पेंजिंग का अभी भी चालू है। साउथ में जाओ, साउथ में भी चालू है। अभी तक कंप्लीट हुआ ही नहीं ऑल गोवा रास्ता। लेकिन मेन प्रॉब्लम किसका है वो हमको मालूम नहीं पड़ता। मिनिस्टर का है या किसका है, हमको अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ता है। कब बनेगा आपको लगता है? कब बनेगा अभी तक भी मेरे को मालूम नहीं। गोवा का एक और खास रंग है समुद्र में तैरते कसीनो।
रोजाना हजारों लोग इन कसीनों में आते हैं और दांव लगाते हैं। रोजाना यहाँ 8 से 10 करोड़ का कारोबार होता है। गोवा के समंदर की लहरों पर अब तक 7 कसीनो खुल चुके हैं, लेकिन ये कसीनो अब गोवा के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गए हैं। दरअसल बरसों से स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि इन कसीनों को गोवा की मांडवी नदी से कहीं दूर भेजा जाए। लोगों की शिकायत है कि कसीनो की वजह से गोवा के लोग जुए के आदी होते जा रहे हैं। ये कसीनो कांग्रेस की सरकार के समय शुरू हुए थे। चुनाव जीतकर सत्ता में आई बीजेपी ने वादा किया था कि वो लोगों की समस्याओं को देखते हुए कसीनो हटाने का काम करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब चुनाव आए तो एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। पर्रिकर ने उस टाइम पे एक परिवर्तन यात्रा की थी गोवा में। हमारे सरकार को काला पेंट लगाया था, हमारे सरकार के खिलाफ काफ़ी एक बताने का कोशिश की थी, और उस टाइम पे उनको कहा था हमको चुन के लाओ, हमारा सरकार बनाओ, हम कैसीनो को मांडवे में डिबाएंगे। कसीनो का भी लगातार उठ रहा है आपके पास। हाँ, आप लोग तय नहीं कर पा रहे करना क्या कसीनो? नहीं, हम पूरा तय किया है। हम कैसीनो, वी आर नॉट एनकरेजिंग कैसीनोज। हमने कैसीनो एक भी मांडवी में बढ़ाया नहीं। ये जो कैसीनोज है, it is the gift of Congress government to the state. It is true that we had opposed and we still oppose casinos in Mandovi, but they have been allowed after following a due procedure. गोवा में 8 लाख मतदाता हैं। गोवा के मतदाताओं को लगता है कि उनकी जिंदगी से नेताओं को कोई सरोकार नहीं है। हर बार चुनावों के समय नेता आते हैं और बाद में अपने किए वादे भूल जाते हैं। ऐसे में अब गोवा के सबसे बड़े दंगल में इस बार बीजेपी की सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। 10 साल में किए गए काम को जनता के बीच पहुंचाना और ये यकीन दिलाना कि जो वादे किए थे वो पूरे हुए, बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। बड़ा रोल लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी का है इन चुनावों में। आम आदमी पार्टी गोवा में क्या कर रही है वो देखते हैं आगे। गोवा में 10 साल से बीजेपी की सत्ता है। कभी मुख्यमंत्री के तौर पर गोवा की गद्दी संभालने वाले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अब चुनाव प्रचार में लगे हैं। जनता के पास जाकर बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। जनता भी उन्हें बता रही है कि उनकी सरकार ने कितने वादे पूरे किए और कितने भूल गए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी गोवा की गद्दी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गोवा के चुनाव की खासियत यह है कि यहाँ आपको न तो बैनर, पोस्टर या झंडे दिखेंगे और न ही बड़ी चुनावी रैलियां। प्रचार के लिए यहाँ नेता पैदल घूमते हैं और घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी सभाएं कर लोगों से वोट की अपील करते हैं। गोवा में विधानसभा क्षेत्र बहुत छोटे हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से 25,000 की आबादी बसती है। इस बार गोवा की 40 सीट पर 250 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के लिए इस बार भी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ही सबसे बड़ा चेहरा है। पर्रिकर खुद गांव-गांव घूमकर एक बार फिर कमल को मौका दिए जाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोगों में पर्रिकर के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लोग पर्रिकर के गोवा छोड़कर दिल्ली की राजनीति में चले जाने को सही नहीं मानते। एक तरफ लोगों की नाराजगी तो दूसरी तरफ पार्टी के आंतरिक सर्वे ने पर्रिकर की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। दरअसल चुनाव घोषित होने के बाद पार्टी के आंतरिक सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी। पिछली बार 40 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 21 सीटें मिली थी, लेकिन आंतरिक सर्वे दिखा रहा है कि इस बार बीजेपी को 14 से 16 सीट ही मिल पाएगी। जाहिर है इतनी सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बना पाना संभव नहीं। हालांकि पर्रिकर की माने तो गोवा के लोगों का पूरा समर्थन उनके साथ है। लेकिन पिछले बार मैंडेट मुझे मिला था, तो करीबन लोगों को लगता होगा कि मेरा इन्फ्लुएंस अभी भी गोवा के पॉलिटिक्स पे है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि उतना काम नहीं हुआ, खासतौर पे करप्शन और विकास, ये 2 मुद्दे दूसरे लोग उठा रहे हैं। विकास पे जो कुछ विकास हुआ है वो हमारे ज़माने में वो है, और कोई मुद्दा उठा भी नहीं सकता है। यही नहीं, बड़े चेहरे की कमी से जूझ रही बीजेपी के लिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी परेशानी का सबब हो सकती है। इन सब के बीच बीजेपी को भरोसा है कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री पर्रिकर का चेहरा लेकर वो लोगों का मन जीत सकती है। मन जीतना आसान भी है, क्योंकि जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो सामने आया कि उनकी उम्मीदें बहुत छोटी छोटी हैं। वो सरकार से बस यही चाहते हैं कि उनकी परेशानियों में थोड़ी मदद हो जाए। जो जनता है वो डेवलपमेंट के लिए वोट देगी। इस बार बदलाव तो होना ही चाहिए। उधर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जनता से जो वादे किए थे सभी को पूरा किया है। यहाँ के केवल मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही नहीं, ये पूरे गोवा में हमारा जो ब्रांड है वो विकास ही है। विकास के आधार पर ही हम जनता में जा रहे हैं।
चुनाव में बीजेपी की अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां भी कम परेशान नहीं हैं। कांग्रेस तो अपनी अंदरूनी लड़ाई से ही जूझ रही है। कांग्रेस में एक नहीं कई दावेदार हैं। साथ ही कांग्रेस का किसी दूसरे दल से समझौता भी नहीं हो सका है। साफ है कि इस बार के चुनाव में गोवा में कांग्रेस के बड़े चेहरे दिगंबर कामत की किस्मत भी दांव पर है। वो 7 बार चुनाव जीत चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की जीत के बाद मौका मिला तो सीएम वही बनेंगे। 5 साल मैंने गोवा का पहला मुख्यमंत्री हूँ स्टेटहुड के बाद जिन्होंने 5 साल कंप्लीट किया। बीजेपी और कांग्रेस का खेल खराब करने के लिए गोवा में इस बार आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारी है। आम आदमी पार्टी ने यहां 39 उम्मीदवार खड़े किए हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गोवा में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल को भरोसा है कि दिल्ली की तरह ही आम आदमी पार्टी गोवा में भी सरकार बनाएगी। केजरीवाल दिल्ली की तरह यहां भी पानी और बिजली मुफ्त देने और गोवा को भ्रष्टाचार मुक्त करने का नारा उछाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक नई फ्रेश ईमानदार पार्टी के रूप में उभरी है। 2 साल से दिल्ली में लोगों ने देखा किस तरह से हम लोगों का जीरो टॉलरेंस था करप्शन के खिलाफ। 4 फरवरी को गोवा में मतदान होना है, लेकिन अब भी गोवा के चुनाव की तस्वीर बहुत धुंधली नजर आ रही है। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बड़ा रोल अदा कर सकती है तो कांग्रेस बिखरी नजर आ रही है। इसी बीच तीसरी बड़ी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी सबका खेल बिगाड़ने को तैयार दिख रही है। ऐसे में जरूरी नहीं कि गोवा में इस बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बने और चुनाव बाद सीटों के गणित को बैठाने की जोड़ तोड़ की अटकलें तेज हैं।